हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम और इस चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप इस चैनल पे नए हैं, तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को समझने के बाद उसमें बेसिक चीजें हमने समझी थी और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, 4 मेजर टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और फिनेटिक। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड से, यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्लियर है ये बात। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे तो बच्चे जो है बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वीडियो दे दो। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, डिमोटिवेट इन द सेंस मैं हाइबरनेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ा सा बूस्ट करते रहा करो, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ मोटिवेशन है मेरे लिए, और कोई मुझे इतना ज़्यादा और कोई चीज़ मुझे मोटिवेट नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है बात। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि टीचर मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ पे उल्टा है अपने साथ। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का इंसान हो तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा हाइबरनेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, तो आप बूस्ट करते रहना और मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा और ये आपका सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम को खराब ना करते हुए। सेकंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, आर्टिफिशियल समझ लिया हमने पिछले वीडियो में। नेचुरल क्लासिफिकेशन, दीज सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन, मतलब जितने भी प्लांट थे इस दुनिया में उनको हमने 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो नेचुरल टाइप क्या कहता है? दीज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन ओवरऑल रिजेम्बलेंस मोस्टली इन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, दस यूटिलाइजिंग एज मेनी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एज पॉसिबल टू ग्रुप टेक्सा। इसका मतलब यह है कि इस नेचुरल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिपेंडेंट नहीं थे, यहां पे हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो बहुत सारे रिजेम्बलेंस हो सकती है प्लांट में, जैसे कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, जैसे कि मॉर्फोलॉजी हो सकता है। उसका मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? बाहर के जो स्ट्रक्चर हैं उनका स्टडी करना, प्लांट की लीफ कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसका हाइट कैसी, ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी पढ़ना, उसके अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उनका फंक्शनिंग पढ़ना, वो एनाटॉमी कहलाता है। तो वो भी हमें एक मेथड है, वो भी क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा प्लांट जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेस कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये जो मीडियम था, ये जो मेथड था सेकंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें सारी चीजें इंक्लूड की गई। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ एक आधार पे क्लासिफाई नहीं किया गया, इसमें मॉर्फोलॉजी भी देखी गई, एनाटॉमी भी देखी गई, या एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं उस प्लांट के वो भी देखे गए। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रो डेवलपमेंट अलग अलग टाइप से होता है प्लांट्स में, किसी में अलग टाइप से होता है, किसी में अलग टाइप से होता है, तो वो सारी चीजें देखी गई और उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इस पे बेस्ड है। एक बार स्टेटमेंट वापस से मैं बताता हूं। नेचुरल क्लासिफिकेशन, दीज सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन ओवरऑल रिजेम्बलेंस मोस्टली इन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, दस यूटिलाइजिंग एज मेनी टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स एज पॉसिबल टू ग्रुप टेक्सा। ठीक है, टेक्सा को ग्रुप करने के लिए बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब जो थर्ड है अपना, वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कहता है? देखो, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड आफ्टर डार्विन थ्योरी आर मोस्टली फाइलोजेनेटिक। देखो, डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं बायो के, याद रखना। ठीक है, जैसे अपने एक्टिंग में अमिताभ बच्चन है ना, वैसे ये बायो के अमिताभ बच्चन कह सकते हैं आप इन्हें, डार्विन। ठीक है, बायो के जो मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, डार्विन, ग्रिगॉग जॉन मेंडल, ठीक है, लैमार्क, ये बहुत ज़्यादा रेपुटेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से बायोलॉजी सब्जेक्ट को शेप दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो उस थ्योरी के बाद में आया ये, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड आफ्टर डार्विन थ्योरी आर मोस्टली फाइलोजेनेटिक। डार्विन थ्योरी के बाद में जो भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए वो सारे के सारे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। देखो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है ये पूरा सिस्टम। किस पे बेस्ड है ये पूरा क्लासिफिकेशन? इवोल्यूशनरी रिजेम्बलेंस पे बेस्ड है। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? देखो इवोल्यूशन मतलब पहले से, यानी कि हम पहले क्या थे? हम पहले थे मंकी, ठीक है, हम पहले बंदर थे, अब बंदर से फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, फिर थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, फिर थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, आज हम ऐसे हो गए। तो ये इवोल्यूशन है, पूर्वजों से यहां तक पहुंचने की कहानी, ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है क्लासिफिकेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। सिंपल सी बात है, इनमें रिजेम्बलेंस है। अब मैमल है, हम मैमल हैं, और डॉग भी मैमल है, और मंकी भी मैमल है, ठीक है। लेकिन हमारी और डॉग की फैमिली अलग है, लेकिन हमारी और मंकी बंदर की फैमिली एक ही है, प्रिमेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उनसे ज्यादा, देखो मैमल तो हम क्लास तो हमारी मैमल ही है, हम भी मैमल है, डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, मंकी भी मैमल है। लेकिन जब हम नीचे आएंगे और तो फैमिली पे जब हम आएंगे तो हमारी फैमिली प्रिमेटा है, जबकि मंकी की फैमिली जो है वो भी प्रिमेटा है, ठीक है। डॉग और कैट की फैमिली अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे हम ज्यादा क्लोज हैं किससे? मंकी से, एज कंपेयर टू कैट और डॉग, ठीक है, क्लियर है बात? तो यही इस चीज का मतलब है कि ये अजम्पशन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं, टैक्सा मतलब जो ऑर्डर है ना आपके, फाइलम, किंगडम, ये सारी चीजें, तो वो सिमिलरिटी है उनमें, मतलब जितने ज्यादा सेम टैक्सा में होंगे उतने ज्यादा सिमिलरिटी होगी। अब ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको अपना, हमारा और डॉग का और कैट का, ये सब, लेकिन आप इसको रिलेट करें प्लांट से, ठीक है। प्लांट में भी ऐसा ही होता है कि सिमिलरिटी होती है, मतलब सिमिलरिटी इन द सेंस कि कुछ कुछ प्लांट एक ही टाइप से ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट का ड्यूरेशन क्या है ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का क्या फेज होता है, ठीक है। इसके अलावा वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो सेम टैक्सा में आना चाहिए कि वो डिफरेंट है उससे, ठीक है, क्लियर ये बात? They use as many taxonomical character as possible in addition to the phylogenetic evolutionary interpretation। देखो, they use as many taxonomical characteristics, ये बहुत सारे taxonomical characteristics को इन्होंने इंक्लूड किया जितना भी पॉसिबल हो पाया है, in addition to phylogenetic evolutionary interpretation। मतलब phylogenetic characteristics तो आई, phylogenetic characteristics मतलब evolutionary characteristics, मतलब evolution के दौरान जो चेंजेस आए जेनेटिक लेवल पे, वही फाइलोजेनेटिक कहलाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इवोल्यूशन के दौरान जैसे हम बंदर से यहां तक बने तो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, हमारे जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, इसको कहते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो जीनोटाइप भी तो बदले होंगे ना अपने, अब जीनोटाइप जब चेंज हुए तो वो इवोल्यूशन के कारण हुए, तो उसी को फाइलोजेनेटिक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात? अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो हमें देखना ही है, इसके अलावा हमें दूसरे जो टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी जितने हो सके हमने इंक्लूड किया और उन चीजों के आधार पर हमने क्लासिफाई किया। तो ये सिस्टम कहलाया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद दीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज और श्रब्स शोविंग प्रिज्यूम्ड इवोल्यूशन ऑफ द ग्रुप्स। सिंपल सी बात है, अब ये कौन किससे सिमिलर है और कौन किससे ज्यादा सिमिलर नहीं है आप कैसे बताओगे? ये आप कोई हायरार्की, कोई टेबुलर फॉर्म में या कोई ट्री के फॉर्म में बताओगे, ठीक है। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री एक बनाई, उसमें ये बताया उनको पास रखा जो ज्यादा क्लोज थे, उनको दूर रखा जो ज्यादा क्लोज नहीं थे, ठीक है। तो एक ट्री या फाइलोजेनेटिक श्रब के फॉर्म में, श्रब मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। तो एक मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं, एक ट्री के फॉर्म में हमने बताया कि इनका मेन सोर्स एक ही है, वहां से निकल के आ रहे हैं, और फिर कितनी इनमें विविधता है, कितनी इनमें सिमिलरिटी है, ठीक है। तो ये हमने एक ट्री के या श्रब के तौर पे बताया, उसी को फाइलोजेनेटिक ट्री या फाइलोजेनेटिक श्रब हमने बोला, ठीक है। शोविंग प्रिज्यूम्ड इवोल्यूशन ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी, टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशंस वगैरह सारी बातें हमने इसमें समझी है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। और इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है अपना?
फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कहता है ये अब हम समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट फिनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट है? देखिए, फिनेटिक क्लासिफिकेशन टू अवॉइड डिफिकल्टीज ऑफ एस्टेब्लिशिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विच आर डिफिकल्ट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल पर्टिकुलरली इफ देयर इज नो फॉसिल एविडेंस। मतलब ये क्यों किया गया? जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है उसकी क्या नीड है? टू अवॉइड डिफिकल्टी ऑफ एस्टेब्लिशिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विच आर डिफिकल्ट। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना उतना आसान नहीं है, ठीक है, और उसमें कंट्रोवर्सी रहती है बहुत ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पीशी इस जगह आनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पीशी इस पर्टिकुलर दूसरी स्पीशी के साथ में होनी चाहिए, इनमें ज्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। तो कई बार ऐसे मैटर पे क्या होता है दोस्तों, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, और कंट्रोवर्सी के को सॉल्व करने के लिए फिनेटिक क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें पड़ी, ठीक है। इफ देर इज नो फॉसिल एविडेंस, अगर फॉसिल एविडेंस नहीं है, मान लीजिए एक स्पीशी है उसका कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है, ठीक है, और ये इस स्पीशी के साथ इसकी सिमिलरिटी है, तो हमने इसको इसमें रख दिया, लेकिन बाद में हमें पता पड़ा कि ये स्पीशी तो अलग थी, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंफ्यूजन है उनको अवॉइड करने के लिए, इस टाइप की कंफ्यूजन जब इवोल्यूशनरी उसके एविडेंसेस ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए फिनेटिक क्लासिफिकेशन का इन्वॉल्वमेंट है। ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। इसमें 3 सब टाइप हैं, ठीक है। सबसे पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। 3 टाइप है इसके, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या कहता है? न्यूमेरिकल शब्द से ही क्लियर होगा, इसमें न्यूमेरिक्स आएंगे, मतलब इसमें आपके लेटर्स, ये 1 2 3 इस तरीके के जो ये होते हैं लेटर्स होते हैं, ये आएंगे इसमें, ठीक है। न्यूमेरिक्स आएंगे, मतलब गिनती से रिलेटेड है, मैथ्स थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है। It uses the numerical technique for evolution of similarity. It uses the numerical technique. Numerical technique का यूज करता है ये जो सिस्टम है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो कि फिनेटिक क्लासिफिकेशन में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल टेक्निक का यूज करता है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। फॉर इवोल्यूशन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीशीज, मतलब कोई स्पीशी, 2 स्पीशी हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, इसको पता करने के लिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ये एडवांस है, पहली बार ऐसा किया गया, ठीक है, और ये सारी टेक्निक किसमें है? फिनेटिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अच्छा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। ये कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स की सहायता से किया जाता है, पर्टिकुलरली इनके सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम्स होंगे, जिसके आधार पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को एक तरीके से कैलकुलेट किया गया होगा, ठीक है। क्लियर ये बात? ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड वेटेज एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। हर कैरेक्टर, जैसे अलग अलग कैरेक्टर है, ये 2 अलग अलग स्पीशीज हैं, मान लीजिए प्लांट की ले लेते हैं। अब ये स्पीशीज जो है ये ज्यादा टॉल है, ये ज्यादा डॉर्फ है, ठीक है, और ये जो स्पीशी है इसके ग्रीन लीफ हैं, इसके थोड़े से ग्रीन और येलो मिक्सचर लीफ हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लोरल बर्ड है वो उपस्थित है, इसमें फ्लोरल बर्ड उतने ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। इसके रूट्स बहुत ज्यादा डेप्थ में, इसके रूट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया गया और उनके इक्वल मार्क्स रखे गए, ठीक है, इक्वली उनको ट्रीट किया गया और उसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। क्लियर ही बात? तो जैसे बायो की कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं नैनो टेक्नोलॉजी अभी एडवांस ब्रांच है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर और ह्यूमन ये दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। सॉरी, ह्यूमन नहीं, मतलब लिविंग की चीजों को पढ़ने के लिए अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए तो उसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो फिजिक्स हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहता है। देखो अभी नई एडवांस ब्रांचेस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? लिविंग और को कंप्यूटर से जोड़ दिया है, मतलब कंप्यूटर इन द सेंस टेक्निकल चीजों से जोड़ दिया गया है। तो वैसे ही जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मैथ्स का यूज होता है, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कुछ फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, मैथ्स की कुछ चीजें यूज की जाती है जिसके आधार पे बताया जा सके कि क्या आपके क्रोमोसोम या आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी क्या संभावना है अगली पीढ़ी में जाने की, ठीक है। तो वैसे ही इस सिस्टम में, इस टेक्सोनॉमी में, ये क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम ही है, इसमें न्यूमेरिक्स यूज किए गए और इसमें कुछ मैथमेटिकल चीजें यूज की गई, ठीक है, पता करने के लिए कि क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं किसी स्पीशीज में। सेकंड है साइटोटेक्सोनॉमी। अब साइटो शब्दों को तोड़े, देखो शब्दों से पूरी कहानी क्लियर होती है। न्यूमेरिकल मतलब वो ये आपके
गिनती, मतलब 1 2 3 इस टाइप की चीजें इसमें यूज होंगी। साइटो मतलब होता है सेल, ठीक है, सेल के अंदर की चीजें। टेक्सोनॉमी पता ही है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो साइटोटेक्सोनॉमी यानी कि सेल के अंदर की चीजें या सेल से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी बॉडी है, ये सारी चीजें क्या क्या मौजूद है उससे रिलेटेड कुछ ये है, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम कहां होंगे, सेल के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना है किसी स्पीशी में, किसी स्पीशी का स्ट्रक्चर क्या है सेल का, किसी स्पीशी का बिहेवियर क्या है सेल का, तो ये सारी चीजें इसमें इनके आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। सिंपल है साइटोटेक्सोनॉमी में। थर्ड है कीमोटेक्सोनॉमी। अब कीमोटेक्सोनॉमी, फिर टेक्सोनॉमी तो पता है आपको, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। कीमो मतलब केमिकल, कोई केमिकल का इस्तेमाल अब किया जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी यूटिलाइजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। इस टेक्सोनॉमी के लिए हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट चाहिए प्लांट्स के। प्लांट्स बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, या बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। Such characteristics like fragrance, taste have been found to be stable and do not changes easily. जैसे fragrance हुआ, taste हुआ। अब जैसे गुलमोहर है, ठीक है, तो गुलमोहर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, चमेली बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है। तुलसी का अलग टेस्ट है, नीम का अलग टेस्ट है। तो इन टेस्ट के आधार पे भी आप क्लासिफिकेशन में काफी मदद इससे मिली है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्यों आ रहा है उसका, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग टाइप के केमिकल्स हैं, ठीक है। तो उस टाइप के ही दूसरे भी स्पीशीज होंगे जिसमें कुछ सिमिलरिटी होंगे उनसे, तो उनको साथ में रखा गया है। जिसमें सिमिलरिटी नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम नीम को और आम को एक साथ रख सकते हैं, दोनों डिफरेंट है, या नीम को और हम कोई मीठी चीज है उसको हम एक साथ रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका शकरकंद होता है उसको एक साथ नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो तो मीठा है काफी हद तक। और या कैरेट, सिंपल कैरेट के प्लांट को और नीम को हम एक साथ नहीं रख सकते, नीम बिल्कुल कड़वा, कैरेट मीठा, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से जो केमिकल्स रिलीज कर रहा है प्लांट, अरे भाई अंदर केमिकल बना रहा है तभी तो उसमें चेंजेस आ रहा है, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, उसका टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। और किसके आधार पे हुआ, मतलब ये प्लांट के केमिकल के आधार पे, इसीलिए कीमोटेक्सोनॉमी कहा गया है, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस टेस्ट के आधार पे हाउ बीन फाउंड टू बी स्टेबल एंड डू नॉट चेंज, क्योंकि ये चीजें ज्यादा बदलती नहीं है, ये चीजें स्टेबल ही रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज ऐसी हम चुने क्लासिफिकेशन के लिए जो चेंज होता रहे। अब नीम जो है कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, आज भी कड़वा है, 100 साल बाद भी कड़वा रहेगा, 200 साल भी कड़वा रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, इवोल्यूशन होगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि कड़वे से बिल्कुल मीठा हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा होगा भी तो बहुत साल लगेंगे उसमें, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन ये मतलब मजबूत चीजें हैं, ये ठोस चीजें हैं जिनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कैरेक्टर्स इज प्रेजेंस ऑफ interesting characters is presence of calcium oxalate crystals sulfurs containing compounds in family। अच्छा, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं प्लांट्स में जिनमें सल्फर कंटेनिंग फैमिलीज होती हैं, कुछ प्लांट में सल्फर की उपस्थिति है, या कुछ प्लांट में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो उनके आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल्स तो हैं, ठीक है। तो ये कीमोटेक्सोनॉमी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल के आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। साइटोटेक्सोनॉमी में हम सेल के अंदर के क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्रोमोसोम नंबर है, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम कुछ न्यूमेरिकल डाटा को यूज करके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और ये सारी चीजें, ये तीनों ही टाइप है फिनेटिक क्लासिफिकेशन के, ठीक है, क्लियर ही बात। और फिनेटिक क्लासिफिकेशन क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों आया, वो 3 क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे, तो इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि ये कई सारी चीजों पर बेस्ड है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक आपको प्रमाण देगा, ठीक है। ये मतलब इसके रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, ठीक है, क्लियर ही बात। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट से फिर हम प्लांट किंगडम के और जो चीज़ें हैं, एल्गी वगैरह, ये सब शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और कोई डाउट है अगर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।